मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो हम लोग जो है मौर्य काल का अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, मौर्य काल में हम लोगों ने अभी तक उसके प्रशासन के बारे में देखा, अध्ययन किया कि किस तरीके से उसका बेहतरीन प्रशासन था। ठीक है, इसके पहले कुछ प्रश्न हैं, उन पे आप लोग थोड़ा सा बताइए, मैं पूछूंगा। जैसे इसका अशोक का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य था, राधागुप्त। चाणक्य की उम्र कितनी ज़्यादा हो जाएगी भाई? चाणक्य जो है चंद्रगुप्त को तो राजा बनाता है, उस दौरान ही उसको काफ़ी एज रही होगी। उसके बाद में बिंदुसार आता है चंद्रगुप्त के बारे में, तो फिर अशोक के समय कैसे आ जाएगा? राधागुप्त था। ठीक है, और जो चंद्रगुप्त था उसने कौन सी पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे? कायाक्लेश को कौन सी पद्धति कहा गया है? संलेखना पद्धति। कहाँ पर? चंद्रगिरी पर्वत पे। कहाँ है चंद्रगिरी पर्वत? मैसूर में नहीं है, कर्नाटक है, हालांकि कर्नाटक में ही है, लेकिन वहाँ पर कौन सा स्थान है? श्रवण बेलगोला। ठीक है, तो वहाँ पर संलेखना पद्धति से चंद्रगिरी की पहाड़ी पर उसने प्राण त्यागे थे। तो याद रिवाइज करते रहा करो। आज हम लोग मौर्यकालीन समाज का अध्ययन करेंगे। ठीक है, मौर्यकालीन समाज और अर्थव्यवस्था, दोनों चीज़ों को देखते हैं। देखो, समाज में किसी भी चीज़ का समाज हम लोग पढ़ते हैं तो समाज का स्वरूप कैसा था ये पढ़ते हैं, और समाज कितने स्तरों में बटा था इसका अध्ययन करेंगे यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर हमको जानने का स्रोत क्या है? इंडिका, अर्थशास्त्र और जूनागढ़ का अभिलेख। इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कहाँ से आया था? यूनान से। किस राजा के यहाँ से आया था? पता ना, सेल्यूकस ने भेजा था। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर हारा था, तो फिर संधि हुई थी। 303 ईसा पूर्व में एक संधि हुई थी, और संधि में क्या क्या चीज़ें जो है उससे मिली थी? 4 प्रांत मिले थे कि नहीं मिले थे? संधि में 4 प्रांत मिले थे चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, और 4 प्रांत के अलावा उसने और क्या क्या चीज़ मिला था? एक शादी भी हुई थी। किससे शादी हुई थी? हेलना से शादी हुई थी, सब भूल गए। और उसके बाद उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर 500 हाथी दिए थे। हाथी पहली बार देखा था सेल्यूकस यहाँ आकर के। कौन से युद्ध में? हाइडेस्पीज के युद्ध में। हाइडेस्पीज के युद्ध में जो है ये थल सेना का अध्यक्ष था, सिकंदर के साथ जब आया था, और नियारकस जल सेना का अध्यक्ष था। ठीक है, तो दोनों जब आए थे, युद्ध हुआ था, तो उसने हाथियों को पहली बार यहाँ देखा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य को पता चलता है ये तो हाथी के लिए आया था हमारे साथ युद्ध करने, तो कहा था ले जाओ 500 हाथी ले जाओ। तो चंद्रगुप्त मौर्य उसको 500 हाथी भी दे देता है बाद में, लेकिन उससे 4 राज्य तो पा जाता है दहेज में। पहले दहेज प्रथा बताते नहीं थी, लेकिन बहुत थी, पूरे राज्य दहेज में दे दिए जाते थे। लेकिन हाँ, लेकिन वो क्या था, वो वैवाहिक संबंध होते थे, तो उसमें जो है संधि हुई, सरेंडर हुआ राजा, तो या तो नहीं दोगे तो लड़के फिर से ले लेंगे। तो इस तरीके से, हालांकि उसे दहेज प्रथा नहीं कहेंगे, हम तो ऐसे मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिका से पता चलती है। और अर्थशास्त्र किसकी किताब है? चाणक्य की। अर्थशास्त्र में क्या लिखा गया है? अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। और जूनागढ़ अभिलेख जो है सौराष्ट्र से मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ से मिलता है? सौराष्ट्र वाले राज्य में। सौराष्ट्र जो है वो आज का जो आपका मतलब आज भी सौराष्ट्र है। जो गुजरात वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा गुजरात का, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? सौराष्ट्र कहलाता है। इस तरीके से है ना इधर, तो ये सौराष्ट्र है। तो जूनागढ़ यहाँ स्थान है, वहाँ से अभिलेख मिला है। तो इन अभिलेखों के मतलब ये क्या है? हमारे स्रोत हैं। इन स्रोतों से क्या पता चलता है? समाज पता चलता है। किसका? मौर्यकालीन।
तो यहाँ पर हम लोग स्वरूप का अध्ययन करेंगे, समाज कितने स्तरों में बटा था इसका अध्ययन करेंगे, समाज में क्या दास प्रथा थी कि नहीं थी इसका अध्ययन करेंगे, स्त्रियों की क्या दशा थी, विवाह क्या क्या प्रथा थे, मनोरंजन के क्या साधन थे, तापमान खान पान और रहन सहन। भूगोल की याद आ जाती, तापमान इसमें आ गया। अरे भैया रुको रुको रुको, रुकावट के लिए खेद है भैया। वीडियो देखत हो, बढ़िया लागत हो तो का लाइक मार दो, एक लाइक तो जरूर बनत है। और अगर बहुत अच्छा हुए तो अपने दोस्तन के यहाँ भी शेयर करो, जिससे उनका भी नॉलेज मिले। और अगर चैनल अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो अभी चैनल वो भी सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट भी छोड़ दो बीच में यहाँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे नॉलेज हैं, जितना कंटेंट है सब वही मिल जाएगा। जो भी हम इसमें पढ़ा रहे हैं उसका पूरा कंटेंट वही मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक किया करो। चलो आगे देखो। तो ये सारी चीजें हम लोग अध्ययन करेंगे। देखो समाज का स्वरूप जो है खाली हमको कहाँ दिखाई देता है, मात्र सत्तात्मक, हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में समाज कैसा दिखाई देता है, मात्र सत्तात्मक, वो भी पूर्व वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल आते आते समाज धीरे धीरे कैसा होने लगा, पितृ सत्तात्मक होने लगा। और उसके बाद से लेकर के आज तक हम लोग किस समाज में जी रहे हैं, पितृ सत्तात्मक समाज में। आज तक हम लोग किस समाज में जी रहे हैं, पितृ सत्तात्मक समाज में। तो समाज का स्वरूप जो है पितृ सत्तात्मक था, ठीक है। पितृ सत्तात्मक अर्थात जो बेटा है किसके नाम से जाना जाएगा, पिता के नाम से जाना जाएगा। आज भी यही है। तो समाज का स्वरूप जो है पितृ सत्तात्मक था। संतान जो होती थी अपने पिता के नाम से जानी जाती थी, तब भी और आज भी है। लेकिन आज बहुत कुछ परिवर्तन आ रहा है। अब महिलाओं का बहुत सारे आप फॉर्म भरते हो तो महिलाओं उसमें माता का नाम भी आने लगा है फॉर्म में भरने के साथ में। तो कहीं ना कहीं अब हमको मिश्रित स्वरूप दिखाई देता है समाज का, माता और पिता मैंने पितृ स्वरूप और जो है मातृ स्वरूप दोनों दिखाई देता है, ठीक है। अब स्त्रीकरण की बात करें, यानी लेयर्स, कितने लेयर्स में समाज बटा था। देखो वैदिक समाज तो हम देखते हैं, जो हमारा जो पूर्व वैदिक समाज था वो कैसा था, वो कर्म के आधार पर बटा था, कर्म के आधार पर था। लेकिन उत्तर वैदिक समाज कैसा था, जातियों के आधार पर बटा था। तो यहाँ पर चूंकि दो स्रोत है हमारे, इंडिका और अर्थशास्त्र। इंडिका किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने। अर्थशास्त्र में जो चाणक्य है वो कहता है समाज 4 भागों में बटा था, समाज 4 भागों में बटा था। सबसे ऊपर कौन बैठा था, ब्राह्मण, ठीक है। समाज में सबसे उच्च वर्ग का था ब्राह्मण। इसको बोलते हैं चातुर्वर्णीय व्यवस्था। इसको क्या बोलते हैं, चातुर्वर्णीय व्यवस्था। समाज जो है चतुर्वर्ण में बटा था, तो चातुर्वर्णीय व्यवस्था बोलते हैं इसको। तो सबसे ऊपर समाज में सबसे अच्छी स्थिति किसकी थी, ब्राह्मणों की। फिर उसके बाद में दूसरे स्तर पे थे क्षत्रिय, और तीसरे स्तर पे थे वैश्य, ठीक है, वैश्य, और चौथे स्तर पे थे शूद्र। तो इस तरीके से ये 4 कैटेगरी थी समाज की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये समाज, ये कौन कहता है, चाणक्य कहता है। चाणक्य ने अपने किस किताब में लिखा है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में समाज के 4 वर्ग बताए हैं, जो कि जातियों के आधार पर, वर्ण के आधार पर। अब जाति हमारी कहाँ से आई, वर्ण से आई है। और वर्ण क्या है, कलर है, रंग है। वर्ण क्या है, रंग है। वर्ण रंग सबसे ही बना है ना, तो रंग के आधार पे ही जातियों का विभाजन हुआ है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कौन कहता है, चाणक्य कहता है कि 4 प्रकार के समाज में जातियां थीं वर्ण के आधार पर। लेकिन हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल और उसके बाद वाले समय में समाज में जो है शूद्र जो थे उनकी दशा बहुत ज़्यादा दयनीय थी, उनकी दशा बहुत दयनीय थी। लेकिन यहाँ पर चाणक्य चूंकि चतुर था, चाणक्य का नाम ही जो है चतुर था, इसलिए चाणक्य नाम पड़ा था। चालाक था, कौटिल्य था, कुटिल था, इसीलिए उसका कौटिल्य नाम पड़ा था। तो उसने कुटिलता से क्या किया कि समाज में उत्पादन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति के लोग करें। तो उसने जो है, अभी तक जो शूद्र थे इनको केवल ये माना जाता था कि अन्य जितने भी अन्य लोग हैं ये इनकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे, इनकी क्या करेंगे, सेवा करेंगे। लेकिन चाणक्य कहता है कि सेवा करने से देश को मेवा नहीं मिलेगा, सेवा करने से देश को मेवा नहीं मिलेगा। देश को मेवा कब मिलेगा, जब ये अर्थव्यवस्था में क्या करेंगे, कार्य करेंगे, अर्थव्यवस्था के लिए कार्य करेंगे, उत्पादन का कार्य करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो चाणक्य क्या कहता है कि शूद्र को भी किस में लगाना है, कृषि कार्य में लगाना है। तो जो चौथी कैटेगरी की जो निम्न जातियां थीं उनको भी चाणक्य ने किस में लगाया था, कृषि कार्य में। और चूंकि जनसंख्या, देखो मैंने इसीलिए त्रिभुज बनाया है, कहीं किताब में नहीं मिलेगा इस तरीके से। ये जो जातियों का कैटेगराइजेशन है बिल्कुल ऐसे ही आज भी है, तब भी था। ब्राह्मण वर्ग कम, उससे ज़्यादा क्षत्रिय थे, उससे ज़्यादा वैश्य थे, उससे ज़्यादा शूद्र थे। अब ज़्यादा मात्रा में जितने लोग हैं, अब इनको अगर कृषि कार्य में लगा दिया जाएगा तो फिर
श्रमिक कैसे मिलेंगे? सस्ते श्रमिक मिलेंगे। और सस्ते श्रमिक मिलेंगे तो फिर हमको लागत जो आएगी कृषि में वो क्या आएगी? ज़्यादा आएगी कि कम आएगी? लागत कम आएगी। जब श्रमिक सस्ते मिलेंगे तो फिर लागत कम हो जाएगी। लागत कम हो जाएगी और ज़्यादा लगाए गए हैं तो कृषि का उत्पादन बढ़ जाएगा। कृषि का उत्पादन बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिक अर्थव्यवस्था क्या होगी? मजबूत होगी। तो चाणक्य ने बहुत चतुराई से इन लोगों को भी कृषि कार्य में लगा लिया था। अर्थात इससे हमको ये बात पता चलती है कि इस समय का जो चातुर्वर्णीय समाज था उसमें जो है सभी को बराबर रूप से लगभग समानता दी गई थी। भाई इनको इसलिए इनको निम्न जाति का माना जाता था क्योंकि ये अन्य लोगों की क्या करते थे? सेवा। इसलिए समाज में इनका जो है इतने ज़्यादा रिपुटेशन नहीं था। लेकिन इस समय जब इनके पास पैसा आने लगेगा, धन अर्जन करने लगेंगे तो समाज में इनकी भी क्या होती है? वैल्यू बढ़ जाती है। धीरे धीरे वैल्यू बढ़ जाती है तो समाज में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समानता दिखाई देने लगती है। तो अर्थशास्त्र में ये चीज़ दिखाई देता है हमको। लेकिन जो मेगास्थनीज था वो आया था लगभग 4-5 साल। कहाँ रहा है? पाटलिपुत्र में रहा है। मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। तो वो पाटलिपुत्र में रहा है 4-5 वर्ष तक। और 4-5 वर्ष तक जब पाटलिपुत्र में रहा है बाहर ऐसा लगता है कि वो बाहर गया भी नहीं था। और पूरा जो मगध साम्राज्य था कहाँ तक फैला था? ये पूरा मगध साम्राज्य था, यहाँ से लेकर के ये पूरा मैसूर तक, ये वाला यहाँ तक पूरा क्या था? मगध साम्राज्य। और अगला बंदा कहाँ बैठा है? सिर्फ मगध में, सिर्फ यहाँ पाटलिपुत्र में बैठा है। तो वो पाटलिपुत्र में जो देखता है वही तो बताएगा अपनी किताब में। तो पाटलिपुत्र में उसने देखा है कि 7 प्रकार की जातियां थी। समाज कितने जातियों में बटा था? 7 प्रकार की जातियों में समाज बटा था। वो पूरे मगध का चक्कर नहीं लगाया था। पूरा मगध कहाँ से कहाँ तक था? ये पूरा था। ठीक है, बहुत बड़ा साम्राज्य था। लेकिन वो बैठा कहाँ था? पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र में उसने देखा कि जो सबसे बड़ा होता है क्या है? वो जो है ब्राह्मण होता है सबसे बड़ा। तो ब्राह्मण को इसने क्या कहा है? दार्शनिक। क्योंकि वो कहाँ से आया था? यूनान से आया था। और यूनान में दार्शनिक होते थे। यूनान में दार्शनिक होते थे। सिकंदर का गुरु कौन था? अरिस्टोटल, अरस्तु था। और अरस्तु के गुरु कौन थे? अरस्तु के गुरु थे आपके, क्या नाम है जिनको जहर दिया गया था, जहर देकर मारा गया था, क्या नाम था उनका? सुकरात। हाँ, सोक्रेटिस। तो हाँ, सोक्रेटिस, सुकरात। तो ये सब कहाँ थे? यूनान में थे। ये सब कहाँ थे? यूनान में। और ये सब क्या थे? दार्शनिक थे। ये सब क्या थे? दार्शनिक थे। इन्होंने जो है पराभौतिक जीवन जीना शुरू कर दिया था। यानी भौतिकता को बियॉन्ड चले गए थे। भौतिकवादी जीवन को एकदम बिल्कुल मतलब उससे बाहर निकल गए थे। बहुत सारी चीज़ें सीख गए थे जीवन की। तो ये देखता है यहाँ के जो ब्राह्मण है 2 तरीके के हैं। यहाँ के ब्राह्मण 2 तरीके के हैं। एक तो जो है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं, एक क्या करते हैं? गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। तो इसने सबसे पहला जो बताया कि वो दार्शनिक थे। क्या थे? दार्शनिक। तो उसने दार्शनिक क्यों लिखा है? क्योंकि यूनान में जो दार्शनिक थे वो कुछ इसी तरीके से जैसे कि यहाँ के ब्राह्मण थे भारत के। तो इसीलिए शायद वो दार्शनिक उनको लिए लिखता है कि ये ब्राह्मण ही थे और उनको दार्शनिक कहा है। उसने क्या कहा है? दार्शनिक। और ये ब्राह्मण कितने 2 प्रकार के थे। एक तो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे और दूसरा संन्यास जीवन व्यतीत करते थे। दूसरा सन्यासी थे। तो इसीलिए इसने जो है दार्शनिकों की बात की है। पहली कैटेगरी में क्या बताया है? दार्शनिक थे। जातियों में मतलब जाति 7 वर्ग में बटी थी। तो पहला इसने दार्शनिक बताया। और दूसरा इसने क्या बताया है? किसान वर्ग थे। ये नोट कर लेना, ये प्रश्न प्री में आता है कुछ परीक्षाओं में कि इंडिका के अनुसार जो है मौर्य काल का समाज कितने वर्गों में बटा था। तो कितने वर्गों में बटा था? 7 वर्गों। ठीक है। बड़े बड़े लोग इस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं और जा कर के गलत कराते हैं। 11 दे देगा, 8 दे देगा, 15 दे देगा, 7 दे देगा। लेकिन आपको यहाँ पर याद रहेगा कि समाज कितना बटा था? 7 वर्ग। अब उसने 4 भी दे देगा उसमें ऑप्शन में, तो आपने तो 4 ही पढ़ा है ना। 4 तो ये सोचो कि चाणक्य ने जब 4 वर्ग बताए थे तो मेगास्थनीज कोई अलग थोड़े नहीं बताएगा, वो भी 4 ही बताएगा। लेकिन मेगास्थनीज ने कितने वर्ग बताए थे? 7 वर्ग। नाम भले ही भूल जाओ लेकिन नंबर आपको याद होना चाहिए। और दूसरा कौन था? किसान। क्योंकि किसान आज भी सबसे ज़्यादा भारत में है। किसानों की आबादी भारत में सबसे ज़्यादा आज भी है। तो उस समय भी किसानों की आबादी ज़्यादा थी। तो जो दूसरे नंबर के थे वो किसान थे और किसानों की संख्या ही सबसे ज़्यादा थी। इसने पाटलिपुत्र में देखा है। पाटलिपुत्र में आसपास खेती थी, वहाँ खेती करते थे किसान। तो उनको कहा है तीसरा वर्ग समाज में कौन था? किसान था। और चौथा वर्ग बताया है, किसान है तो पशुपालन भी होता था। ठीक है। तो चौथा वर्ग बताया है पशुपालक। पशुपाले जो है ग्वाले, इसके लिए ग्वाले शब्द का भी यूज़ किया है।
ठीक है, या फिर अहिर भी कहा गया है इनको, ठीक है। तो ये सब कौन थे? पशुपालक थे। इनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया हुआ ग्वाले या अहिर। तो ये पशुपालन का भी कार्य करते थे, ठीक है। और पशुपालक के साथ साथ में यहाँ पर और थे शिल्पी, शिल्पकार थे। चौथा नंबर कौन था है? शिल्पकारों का है। तो शिल्पी थे। शिल्पी तमाम प्रकार के हम अध्ययन करते चले आ रहे हैं, ठीक है। धातु कर्म करने वाले शिल्पी, या फिर जो है चटाई बुनने वाले शिल्पी, या फिर मिट्टी का काम करने वाले, स्वर्ण का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, ये सब क्या थे? शिल्पकार थे। तो शिल्पी के बारे में बताया है। और इसके शिल्पी के साथ साथ में पांचवा कैटेगरी में बताया सैनिक थे। कौन थे? सैनिक। चूँकि मगध में सेना भी थी तो सैनिकों की कैटेगरी बताई है। और छठवीं कैटेगरी इन्होंने बताई है जो वो थी आपकी निरीक्षक। निरीक्षक अर्थात गुप्तचर, निरीक्षक अर्थात गुप्तचर। और हमने बताया है गुप्तचर कौन कौन से? 2 प्रकार के थे, संस्था और संचरा। गुप्तचर 2 थे, संस्था और संचरा। सब भूल गए, कल ही बताया हूँ। तो निरीक्षक थे अर्थात ये गुप्तचर के लिए शब्द यूज किया गया है। 6 प्रकार हो गए। और 7वां प्रकार जो था ये थे पार्षद, या जो है पार्षद, जो आज के पार्षद होते हैं। तो ये इस टाइप के पार्षद, या फिर इनको और क्या एक शब्द कहा गया सभासद या फिर सभासद। तो इस तरीके से 4 प्रकार के समाज में, 7 प्रकार के समाज में लोग थे। पार्षद अर्थात ये कौन होते थे? राजा के सलाहकार। ये कौन होते थे? राजा के सलाहकार। तो इस तरीके से 7। अब इसने वहाँ चूँकि पाटलिपुत्र में रहा है और राजदूत बनकर रहा है तो राजा से संवाद भी होता रहा होगा। तो राजा से जब मिलने जाता रहा होगा तो वहाँ देखा होगा कि राजा को सलाह देने वाले कुछ लोग हैं, तो उनको क्या कहा है? पार्षद। तो ये 7 कैटेगरी किसकी है समाज में? जातियों की 7 जातियां बताई समाज में। दार्शनिक, किसान, पशुपालक या ग्वाले अहीर, शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, पार्षद। तो 7 कैटेगरी इस प्रकार से ये थे, ठीक है। और सबसे कम जो थे वो कौन से थे? सभासद थे। सबसे कम कौन थे? सभासद। क्योंकि यही राजा के आसपास रहते थे, 500 के आसपास थे, ठीक है। और 500 में जो है कौन कौन से कैटेगरी मैंने बताई है? मंत्रियों की। मंत्रिपरिषद में एक तीर्थ थे। तीर्थ कितने थे? 18, ठीक है। 18 तीर्थ थे इन्हीं में से, ठीक है। तो इस तरीके से 500 जो पार्षद थे उन्हीं में से चुने जाते थे, यानी मंत्रिमंडल के लोग थे। तो ये सबसे कम संख्या किसकी थी? पार्षदों की थी। और सबसे अधिक संख्या किसकी थी? किसानों की थी। तो इस तरीके से 7 कैटेगरी बताई है किसने? चाणक्य ने, ठीक है। तो चाणक्य के आधार पर 7 थी। और चंद्रगुप्त उसके अनुसार चाणक्य के अनुसार 4 थे और मेगास्थनीज के अनुसार 7 थे। अब ये कभी भी नहीं भूलोगे 7 कैटेगरी, ठीक है, परीक्षाओं में आएगा। और दास प्रथा की बात करते हैं। देखो दास प्रथा भारत में जो है उतनी कठोर नहीं थी। भारत में दास प्रथा इतनी कठोर नहीं थी, क्योंकि मेगास्थनीज कहाँ से आया था? यूनान से। तो इंडिका में लिखता है मेगास्थनीज कि भारत में हमको दास प्रथा दिखाई नहीं देती। भारत में हमको दास प्रथा दिखाई नहीं देती है। क्योंकि देखो यूनान वगैरह में क्या था कि वहाँ पर लोगों को खरीद करके और फिर उनसे बेगारी कराया जाता। दास का मतलब क्या होता है? मतलब जो है बिना पैसा दिए उससे काम कराना, ज़बरदस्ती, मजबूर, मतलब व्यक्ति को गुलाम, हाँ गुलाम वही। तो गुलाम वो कहता है कि भारत में गुलामी व्यवस्था नहीं थी। तो प्रश्न आता है कि इंडिका के अनुसार मौर्य काल में दास व्यवस्था थी कि नहीं थी? नहीं थी, क्योंकि उसने जो है अपनी तुलना की है कहाँ से? यूनान से। यूनान में बहुत कठोर दास प्रथा थी। वहाँ पर जो है दासों के माध्यम से बहुत सारा काम कराया जाता था, घर का काम, खेती का काम, लेकिन उनको पैसे नहीं दिया जाता था उसके बदले, काम के बदले, क्योंकि उनको खरीदा जाता था और उसके बदौलत जो है जो मालिक होता था वो पैसा दे करके ले आता था, ठीक है। और उसके बाद उनसे काम कराया जाता था, तो उन्हें पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। तो यूनान में उसने देखा था। लेकिन भारत में जब अर्थशास्त्र में कहा गया है 9 प्रकार के दास थे। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। तो सीधे सीधे प्रश्न आएगा कि अर्थशास्त्र में मौर्य काल में दास कितने प्रकार के थे? 9 प्रकार के थे, ठीक है। लेकिन इंडिका कहता है कि दास नहीं थे भारत में। दोनों में विरोध उत्पन्न हो गया। तो इसको समझ लो। ये चूँकि भारत के जो दास थे, ये इसने चाणक्य ने क्या कर रखा था? उनको कृषि कार्य में लगा रखा था। और कृषि कार्य में लगाने के साथ साथ में उनको पारिश्रमिक देता था। उनको काम के बदले क्या देता था? पैसा। और जब ये देखता है मेगास्थनीज भारत के दासों को काम करते हुए, तो उसे लगता है कि ये दास नहीं बल्कि ये श्रमिक हैं। क्या हैं? श्रमिक हैं। तो उन्हें वो दास नहीं मानता है। उन्हें
वो दास नहीं मानता है, इसलिए वो कहता है कि भारत में दास नहीं थे। लेकिन चंद्रगुप्त वो चाणक्य कहता है कि भारत में 9 प्रकार के दास थे। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया कि कृषि कार्य में दासों को लगाते थे और लगा करके उत्पादन लेते थे। शूद्र के साथ साथ दासों को भी लगाया गया है कृषि कार्य में। अभी आगे इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से भारत में दास प्रथा ऐसी थी, 9 प्रकार के दास हुआ करते थे। किसके अनुसार? चाणक्य के अनुसार भारत में दासों की संख्या कितनी थी? 9 प्रकार की थी। और इंडिका कहता है कि भारत में दास नहीं थे। अब हम लोग स्त्रियों की दशा का अध्ययन करेंगे। स्त्रियों की दशा कैसी थी? देखो, स्त्रियां जो है अभी हमारे मौर्य काल जो उसमें थी, उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में, वहाँ पर स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। उसके बाद धीरे धीरे आते आते खराब होती चली गई, काफ़ी खराब हो गई। शूद्र काल में जो मौर्य वंश है उससे पहले की जो शासन व्यवस्था थी उसमें स्त्रियों की दशा बहुत खराब हो गई थी। लेकिन यहाँ आते आते फिर से जो है, चूँकि चाणक्य जैसा व्यक्ति यहाँ बैठा था तो इसने जो है ये इसका तो मकसद ही यही था कि जितने भी लोग हैं उनको सबको किस में लगाना है? उत्पादन कार्य में लगाना है। सबको किस में लगाना है? उत्पादन कार्य में। ये बहुत दिमाग लगाता था। तो इसने जो है स्त्रियों को पढ़ाना लिखाना भी शुरू करवा दिया था। यहाँ पर स्त्रियाँ थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती थी, लेकिन कौन पढ़ती थी? जो थोड़ा सा अच्छे घर की होती थी। ठीक है, हाँ, अच्छे घर की। वहाँ पर तब पहले कल्याणकारी कार्य ऐसे नहीं होते थे कि पूरे समाज को जो है पढ़ाना लिखाना है। तो यहाँ पर स्त्रियाँ थोड़ा बेहतर थी, पहले से क्या थी? बेहतर थी, लेकिन बहुत अच्छी नहीं थी, पहले से बेहतर थी। और इसके अलावा हमने जो है विधवा विवाह के बारे में सुन रखा है। ठीक है, तो इस समय विधवा विवाह भी होता था। अभी देखो इसके बाद आएगा विधवा विवाह नहीं होता। आप गुप्त काल पढ़ोगे ना तो वहाँ पर जितनी महिलाएं पढ़ेंगी इसको तो गरियाएंगी पहले के लोगों को, कहेंगे कैसे लोग थे कि इस समय विधवाओं की शादी नहीं करते थे। वो सती प्रथा बहुत भयंकर रूप से थी। विधवाओं को ज़बरदस्ती बैठा दिया जाता था चिता पर कि तुम जल जाओ, सती हो जाओ। तो यहाँ पर विधवा विवाह का प्रचलन था, अर्थात शादी करके जो है अगर कोई औरत विडो हो जाती है, विधवा हो जाती है, तो दोबारा उसको शादी करने का अधिकार था, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं थी। जो शादी नहीं करना चाहती थी वो शादी नहीं करे, आजीवन जो है स्वतंत्र जीवन जिए और वो अपना काम करे। चूँकि चाणक्य कहता है कि ऐसे लोग काम भी कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को छंदवासिनी कहा गया है। क्या कहा गया है? छंदवासिनी। छंदवासिनी किसके लिए कहा गया है? जो विधवा आजीवन शादी ना करे, जो विधवा आजीवन शादी ना करे उनको क्या कहा गया है? छंदवासिनी। ये प्रश्न आएगा, ठीक है, परीक्षाओं में प्रश्न ऐसे पूछेगा कि निम्न में से छंदवासिनी किसके लिए प्रयोग किया गया है? छंदवासिनी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो छंदवासिनी का मतलब ऐसी विधवाएं जो जीवन भर शादी ना करें, विधवाएं जो जीवन भर शादी ना करें। लेकिन यहाँ पर विधवा विवाह का प्रचलन दिखाई देता है, विधवा विवाह था। ठीक है, और इसके अलावा नियोग प्रथा, यहाँ पर नियोग प्रथा भी था। नियोग प्रथा एक बार बता चुका हूँ, बताना पड़ेगा क्या? नियोग प्रथा अर्थात ऐसी महिलाएं जिनको पुत्र या पुत्री नहीं उत्पन्न होती है, तो वो जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए अपने पति के छोटे भाई से जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसे को क्या कहा जाता है? नियोग प्रथा। तो नियोग प्रथा का प्रचलन था इस समय, नियोग प्रथा का प्रचलन था। और इसके अलावा जो है इस समय चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कुछ अंगरक्षिकाओं को रख रखा था। क्या कर रखा था? अंगरक्षिकाएँ थी। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है अंगरक्षिकाएँ थी उनकी सुरक्षा के लिए, तो अर्थात राजकीय सेवा में महिलाओं को लगाया जाता था। अंगरक्षिकाओं से मतलब क्या है कि राजकीय सेवा में, चूँकि शासक की सेवा में लगी हैं तो इसलिए कहा गया है कि महिलाओं को भी नौकरी का राइट था, नौकरी का भी राइट था। तो सरकारी सेवा में महिलाएं भी लगी हुई यहाँ पर दिखाई देती हैं। और सती प्रथा बहुत कम दिखाई देती है यहाँ पर, ना के बराबर। कुछ किताबों में मिलता है सती प्रथा यहाँ पर नहीं थी, लेकिन उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में जो है थोड़ी बहुत सती प्रथा दिखाई देती है। भारत के उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में थोड़ी बहुत सती प्रथा दिखाई देती है, लेकिन कुल मिलाकर सती प्रथा यहाँ नहीं थी। ज़बरदस्ती विधवाओं को सती होने के लिए नहीं छोड़ा जाता था। ठीक है, तो इस तरीके, लेकिन स्त्रियों की दशा तो अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर कुछ शब्द अर्थशास्त्र में आए हैं। जैसे अनिष्कासनी, एक शब्द आया है अनिष्कासनी, अनिष्कासनी। और एक शब्द आया है असूर्यपश्या, असूर्यपश्या, असूर्यपश्या। अनिष्कासनी और असूर्यपश्या। अनिष्कासनी मतलब जो घर से बाहर न जाती हो, जो घर से बाहर न जाती हो उसको क्या कहा गया है? अनिष्कासनी।
और असूर्यपश्या अर्थात जिसको सूर्य के दर्शन न होते हों, जिसको सूर्य के दर्शन न होते हैं उसको क्या कहा गया है? असूर्यपश्या। असूर्य, सूर्य का मतलब सूर्य और असूर्य मतलब सूर्य न, जिसको सूर्य के दर्शन न होते हों उसको क्या कहा गया है? असूर्यपश्या। तो यहाँ पर दो शब्द से हम ये मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि इस समय महिलाएं कुछ पर्दा प्रथा में भी रहती थी, महिलाएं कुछ पर्दा प्रथा में भी असूर्यपश्या मतलब बाहर नहीं निकलेंगी तभी तो उनको सूर्य के दर्शन नहीं होंगे। घर में रहेंगे तो सूर्य के दर्शन कहाँ होंगे? और घर पहले महल ऐसे होते थे बड़े बड़े जो है, तो उनमें घर के बाहर मतलब इसका मतलब ये इन शब्दों से ये मतलब लगाया जाता है कि उस समय महिलाएं जो है पर्दा प्रथा का प्रचलन था, तभी तो वो बाहर नहीं निकलती रही हैं और निकलती भी। और उस समय खाने पीने का भी जो देखा गया है कि महिलाएं एकांत में खाना पसंद करती थी, सब पुरुषों को खिला करके फिर महिलाएं एकांत में खाना, आज भी ये चल रहा है। तो ये परंपराएं आज से नहीं है, सनातन समय से ही हैं। तो इस समय ये दो शब्द आते हैं, अब इनको नोट कर लेना कि ये किस लिए आए हैं। अनिष्कासनी और असूर्यपश्या मतलब घर के अंदर जो रहे जो महिलाएं उनको क्या कहा गया है? अनिष्कासनी। असूर्यपश्या जिसको सूर्य के दर्शन ना हो। तो ये शब्द किस में मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। तो स्त्रियों की दशा अच्छी होते हुए भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दुर्व्यवस्था भी थी, यानी पर्दा प्रथा जैसे भी चीज़ें देखने को यहाँ मिलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्त्रियों की दशा हो गई। अब विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। विवाह देखो 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, 8 प्रकार के विवाह का प्रचलन था। कितने? 8 प्रकार के। ठीक है, आज भी विवाह होते हैं तमाम प्रकार के। ठीक है, 8 प्रकार के सबसे बढ़िया विवाह माना गया था ब्रह्म विवाह। कौन सा विवाह? ब्रह्म विवाह। सबसे अच्छा विवाह माता पिता के जो है राजी खुशी से और 36 गुण से जो बनते विवाह वो क्या हो गया? ब्रह्म विवाह। और दूसरा विवाह है आर्ष विवाह। दूसरा कौन सा विवाह है? आर्ष विवाह। ठीक है, और तीसरा विवाह हो गया जो है देव विवाह। तीसरा विवाह कौन सा हो गया? देव विवाह। और चौथा हो गया मैं स्वयं, प्रजापत्य विवाह। कौन सा विवाह? प्रजापत्य विवाह। ये 4 प्रकार के विवाह जो होते हैं इसको अच्छा माना गया है। इसको क्या माना गया है? अच्छा माना गया है। और समाज इसको क्या देती है? मान्यता देती है। समाज में इसको मान्यता मिलती है। कौन से विवाह को? ब्रह्म विवाह को, आर्ष विवाह को, देव विवाह को और प्रजापत्य विवाह को। इन चारों प्रकार के विवाह को समाज क्या देता है? मान्यता देता है। लेकिन और जो 4 प्रकार के विवाह हैं वो थोड़ा सा बेकार हैं, तो उनको समाज मान्यता नहीं देता है। एक तो गंधर्व विवाह दिखाई देता है। 5वां कौन सा विवाह है? गंधर्व। अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना, ऐसा ज़्यादातर होता था। गंधर्व विवाह राजा क्या करते थे? जबरदस्ती बल से अपना आए। जैसे हमारे कृष्ण जी भी गंधर्व विवाह किए थे। किसके साथ? रुक्मिणी के साथ। उनको जो रथ पे लेके भाग ले गए थे। तो ऐसे गंधर्व विवाह आज भी इसको मान्यता नहीं मिलती है। होते हैं ना गंधर्व विवाह, लेकिन आज भी मान्यता नहीं मिलती है। तो गंधर्व विवाह हो गया। और इसके अलावा जो है राक्षस विवाह भी होता था। कौन सा विवाह? राक्षस विवाह। ये भी बलपूर्वक हुआ। हाँ जैसे नहीं तो शादी कहाँ किया था उसने? बलपूर्वक। तो राक्षस विवाह हो गए। भाई गंधर्व विवाह में तो ये होगा दोनों लोग राजी होंगे, लेकिन राक्षस विवाह में राजी नहीं होगी। ठीक है, तो राक्षस विवाह हो गया। और एक असुर विवाह है, ये भी कुछ इसी तरीके से मिलता जुलता है राक्षस विवाह से ही। असुर विवाह हो गया। और एक पैशाच विवाह, नाम भी अजीब अजीब हैं इनके। असुर, पिशाच, राक्षस इस टाइप के विवाह होते थे, तो इनको समाज मान्यता नहीं देता था। गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह और पैशाच विवाह, इनको समाज मान्यता नहीं देता था। मान्यता किसको देता था? ब्रह्म विवाह को, आर्ष विवाह को, देव विवाह को और प्रजापत्य विवाह को। इन विवाहों को समाज क्या देता था? मान्यता देता था। और सबसे अच्छा विवाह माना गया है ब्रह्म विवाह। ठीक है, तो इस तरीके से ये विवाह की प्रथा थी, वहाँ देखने को मिलती है हमको। कौन से समाज में? मौर्यकालीन समाज में। ठीक है, और ये विवाह आज भी आगे भी जाकर दिखाई देगी आपको, गुप्त काल में भी। तो विवाह को हमने निपटा दिया। अब मनोरंजन पे आते हैं। मनोरंजन के साधन। भाई आज कौन कौन से मनोरंजन के साधन है हमारे पास? अब तो सबसे बड़ा साधन क्या हो गया है? मोबाइल हो गया है। उस समय तो मोबाइल था नहीं। उस समय मनोरंजन के मोबाइल की जगह वो क्या करते थे? घोड़ा दौड़ाते थे। क्या करते थे? हाँ, घोड़ा दौड़ाते थे। तो घोड़दौड़ था उस समय। और घोड़ा को जब रथ में मीच देते थे तो रथ दौड़ भी हुआ करता था। हाँ, और जो है ढोलक वगैरह भी बजाते थे, यानी संगीत। यानी संगीत। शतरंज के बारे में नहीं दिखाई देता यहाँ पर, उसके पहले था। तो संगीत था, गायन था, संगीत गायन,
वाद ढोलक वगैरह यहाँ दिखाई देते हैं, तो वाद यंत्र इनसे। और इसके अलावा जो है जादूगर थे, जादू दिखाते थे, ठीक है। ये सब क्या थे इनके जो है मनोरंजन के साधन थे। जादूगर, मदारी, जो यहाँ अभी दिखाने आया था स्कूल में वो कौन था? मदारी। और जो थोड़ा सा बड़ा होता है वो कौन होता है? जादूगर। तो इस टाइप से मनोरंजन के। और इसके अलावा ये लोग जो है पशुओं को लड़ाते थे, पशुओं को लड़ाते थे, उसमें भी मज़ा आता था। तो पशुओं का युद्ध कराते थे, जैसे आज भी होता है ना दक्षिण भारत में, केरल वगैरह में, कर्नाटक वगैरह में, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू नामक जो है पशुओं का युद्ध होता है, उसमें सांडों को लड़ा दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आज भी लोग आनंद लेते हैं। तो पशुओं का युद्ध भी था उस समय। और इसके अलावा जो है यहाँ पर ये तो सब साधन हो गए मनोरंजन के। और कुछ शब्द आए हैं मनोरंजन के लिए, जैसे अभी मिमिक्री करने वाला कौन होता है? जो कई लोगों की आवाज़ बोल लेता है, उसको क्या कहते हैं? कॉमेडियन। मिमिक्री करता है वो, मतलब कभी तोता का बोल लिया, कभी जो है अमिताभ बच्चन का बोल लिया, कभी किसी का। तो ऐसे को यहाँ पर वाक जीवक कहा गया है। क्या कहा गया है? वाक जीवक। ये शब्द आता है, ठीक है, नोट कर लेना। वाक जीवक, वाक जीवक अर्थात कई लोगों की बोली बोलने वाला, कई लोगों की बोली बोलने वाले को क्या कहा गया है? वाक जीवक। जो क्या करता था? मनोरंजन करता था लोगों का, समाज में जा करके लोगों का मनोरंजन। और राजा महाराजा या बड़े लोग क्या करते थे? यात्रा करते थे, विहार करते थे, मतलब अच्छी जगह जा करके वहाँ पर अपना समय व्यतीत करते थे। जैसे आज के समय में लोग बाहर जाते हैं, रिजॉर्ट वगैरह में रुकते हैं, तो ऐसे ही जो है विहार करने के लिए जाते थे। तो ऐसे बड़े लोग जाते थे, राजा महाराजा या सामंत लोग जो है यात्रा और विहार किया करते थे। हमने देखा अशोक जो है विहार पे जाता है, वो जब धम्म अपना लेता है, बौद्ध धर्म को दीक्षित कर लेता है, तो फिर वो कहाँ जाता है? लुम्बिनी जाता है, बोध गया जाता है। तो वो सब क्या है? विहार है, ठीक है, यात्रा करता है और विहार करता है। तो ये बड़े लोग, तो ये सब क्या है? साधन थे मनोरंजन के, ठीक। और एक शब्द और आया है जो है सौमिक। मदारी के लिए शब्द कौन सा आया है? सौमिक, ठीक है। तो मदारी को सौमिक कहा गया है मौर्य काल में। तो ये मनोरंजन के प्रमुख क्या थे? साधन थे। नोट कर लिए, सौमिक, सौमिक, सौमिक। खान पान की बात करें तो खान पान उस समय भी शाकाहारी था और मांसाहारी था। खान पान बहुत सरल था, शाकाहारी था। और चूँकि यहाँ पर ये जो सब ये मौर्य समाज, जो मौर्य की विस्तार था, शुरुआत कहाँ से होती है? पूरब से। भाई पाटलिपुत्र कहाँ है? पूरब में है। और पूर्विया लोग ज़्यादा क्या खाते हैं? चावल खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो इनका सबसे प्रिय भोजन क्या था? चावल। तो शाकाहारी में ये सबसे ज़्यादा पसंद क्या करते थे? चावल, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इनके सबसे प्रमुख आहार, सबसे प्रमुख फसल भी चावल थी, सबसे प्रमुख आहार भी था। और आज भी सबसे प्रमुख फसल क्या है भारत की? चावल। उत्पादन में, उत्पादन की मात्रा की दृष्टि से देखा जाए तो आज की सबसे बड़ी फसल कौन सी है? चावल। उसके बाद कौन सी फसल है? गेहूं दूसरे नंबर पे। तो चावल इनका भी सबसे प्रमुख फसल था। कि चावल देखो इस वाले क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, इस वाले क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। और चावल कैसी? वर्षा आधारित फसल है, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी तो इस क्षेत्र में चावल ज़्यादा होती थी। इस और ये मुख्य रूप से मगध यही क्षेत्र था जो प्रारंभिक क्षेत्र था। तो यहाँ पर लोग जो है चावल खाना ज़्यादा पसंद करते थे। बाकी बाद में तो इधर तक व्यवस्था पहुँच गई थी, लेकिन प्रमुख फसल इनका क्या था? चावल था, ठीक है। और मांसाहार में जो है ये लोग पशुपालन करते थे तो मांस भी खाते थे, पशुपालन करते थे तो मांस भी खाते थे। भेड़ बकरियों के, मोर के मांस भी खाए जाते थे। अशोक स्वयं लिखता है अपने जो है अभिलेख में, लिखता है कि जब हमने जो है धम्म यात्रा शुरू की, धम्म का प्रचार शुरू किया, तो हमने कहा अब मोरों का वध जो है कम किया जाए। पहले सैकड़ों मोर रोज़ मारे जाते थे खाने के लिए, हाँ, फिर बाद में 2 किया, फिर 1 किया, इस तरीके से धीरे धीरे मोरों का वध कम करने शुरू कर दिए। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि मांसाहार में ये भी था। और इसके अलावा जो चंद्रगुप्त मौर्य की माता थी, उनका क्या नाम था? मुरा। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था? मुरा। और मुरा शब्द जो है वो मोर पालन करती थी। क्या करती थी? मोर पालन करती थी। तो वहीं से जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो नाम पड़ा है मौर्य, वो शायद यहीं से आया है। मुरा नाम से तो मौर्य हो गया, और मुरा कहाँ से आया? मोर पालन से, ठीक है। हालांकि ये जो है एक अच्छी घर की जो है महिला थी। इनके पिता जो है राजा नहीं तो सामंत वगैरह तो रहे ही हैं, लेकिन बाद में धनानंद, हाँ, मोर का व्यापार होता था, मांस के लिए पालते थे भाई। हाँ बिल्कुल भाई। आज चिकन पिकन खाते हैं कि नहीं खाते हैं? तो चिकन से भी ज़्यादा स्वादिष्ट रहा होगा, तभी तो मोर खाते रहे होंगे।
तो मोर का मांस खाया जाता था उस समय, ठीक है। अब पता नहीं कैसे बनता है, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो खान पान हो गया, और रहन सहन की बात करेंगे। देखो यहाँ पर जो समाज कई प्रकार के थे, तो इनके जो घर मकान थे वो भी अलग अलग। ज़्यादातर मकान लकड़ियों के मिले हैं। ज़्यादातर मकान किसके मिले हैं? लकड़ी के मिले हैं। लकड़ी के ज़्यादातर मकान मिले हैं। खास करके पाटलिपुत्र का जो राजभवन था, राजभवन, राजप्रासाद जिसको कहा जाता है, ये महल भी कहाँ मिला है? लकड़ी का ही मिला है। राजप्रासाद जो मिला है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य रहता था, वो किसका मिला है? लकड़ी का। खुदाई में अभी मिला है, खुदाई में अभी भी मिला है। तो ये यहाँ पर एक कुम्हरार नामक स्थान है पाटलिपुत्र में, जो कि पाटलिपुत्र का ही एक भाग है। कुम्हरार में जो है जो भवन मिले हैं, किसके मिले हैं? लकड़ी के। ये प्रश्न कुम्हरार इसलिए लिख दिया है क्योंकि प्रश्न आता है, पूछ लेता है कि जो है लकड़ी के भवन कहाँ प्राप्त हुए हैं? कुम्हरार में, ठीक है। तो कुम्हरार में लकड़ी के भवन प्राप्त हुए। किसके भवन थे लकड़ी के? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त लकड़ी का मकान बनवाता था। तो इस तरीके से जो है लकड़ी वगैरह के, ईंट वगैरह के भवन बनाए जाते थे, उसमें लोग रहते थे। लेकिन मोस्टली जो है लकड़ी के भवन दिखाई देते हैं। क्योंकि लकड़ी के भवन क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि इस वाले क्षेत्र में जो हमारा भारत का जो ये वाला क्षेत्र था, ठीक है, पूर्वी वाला क्षेत्र, यहाँ पे वन बहुत थे। ये वाले क्षेत्र में वन बहुत थे, तो वनों को काट करके लकड़ी के महल बनाए जाते थे। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होगा? समाज। अब थोड़े से 15 मिनट में हम लोग क्या कर लेंगे? अर्थव्यवस्था।